हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हिंदी बाई आरबीटी चैनल पर। देखिए, आज की क्लास कोई किताबी बातें नहीं होगी, आज होगी सीधी बात देसी अंदाज में। ये जो 30 सवाल आज हम करेंगे, ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि आपके सिलेक्शन की सीढ़ी है। अगर इन 30 में से आपने 25 का सही जवाब दे दिया तो समझो तुम्हारी यानी आपकी नया पार है, और अगर नहीं दे पाए तो घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। एक एक सवाल को ऐसे उधेड़ेंगे कि दोबारा किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या जोश हाई है आपका? तैयार हो जाइए आज के साहित्यिक संग्राम के लिए। कॉपी और पेन उठा लीजिए, मेरे शेर और शेरनियों लिखना शुरू करिए, क्योंकि आज हम व्याकरण का इतिहास बदलने वाले हैं। चलिए धुआं उठाते हैं, और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। नोट करिएगा आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में तत्सम स्वर कौन सा है? देखिए, जब भी आप स्वर की बात करते हो और वो भी तत्सम की, तो आप बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ता है, क्योंकि यह सवाल अक्सर एग्जाम में आपसे गलत करवाता है और एकदम न्यू एकदम फ्रेश सवाल है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत एग्जाम में इसको पूछा गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को गलत नहीं करिए। देखिए ऑप्शन देखिए, आ, री, ए या औ। आप इसको सोचिए थोड़ा और इसका जवाब देखिए। देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका री बनेगा। ठीक है, इसे तो गांठ बांध लो, क्योंकि यह जो री बाबा है आपको अगर कहीं भी दिखाई दे तो समझ लेना कि यानी यह शुद्ध पर 100% संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, और यह स्वर में काउंट किया जाता है, वो भी कौन सा स्वर है आपका? तत्सम स्वर है। जैसे कुछ इसका उदाहरण देखिए, ऋषि, कृष्णा, पृथ्वी, ये सब जब भी शब्द आपको कहीं दिखाई दे आप सीधे मांगिएगा यह क्या है आपका? तत्सम है। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। एक नंबर अपना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, विसर्ग हमेशा होता है क्या? यानी विसर्ग, जितने भी विसर्ग होते हैं वो सब क्या होते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम या तद्भव। तो जब विसर्ग की बात आप करते हो तब भी क्या पाते हो? आपका तत्सम ही पाते हो। यानी जितने भी विसर्ग वाले शब्द भी होते हैं वो आपके तत्सम में ही गिने जाते हैं। आप 2 नंबर पक्का कर लीजिए, यही एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के साथ मैं हाजिर हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, अंत तक वीडियो को देखना है, छोड़ना नहीं है और जोश भी कम नहीं करना है। अगला सवाल, निम्न में च, छ, ज, झ व्यंजन क्या कहलाते हैं? कंठ, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या अर्धस्वर? देखिए, जब भी आप च, छ, ज, झ की बात करते हो तो इसका उच्चारण जो है किसका होता है? इसका तालु के द्वारा। ठीक है, इसका उच्चारण तो तालु के द्वारा होता है, लेकिन व्यंजन पूछा गया क्या? तो अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। अस्पर्श संघर्षी व्यंजन का जिसको बोलने में थोड़ा जीभ को स्पर्श करना पड़ता है, तो अस्पर्श संघर्षी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट जवाब। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? यानी जो कंठ ध्वनि है वो आपको बताना है। आप जानते हैं कि क वर्ग जितने भी होते हैं, ठीक है, क, ख, ग, घ, इसका उच्चारण तो कंठ के द्वारा होता है, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं आपको दिख रहा है, तो किसके साथ जाना पड़ेगा? ऑप्शन पढ़िए, ई, फ, त या ह। देखिए ह वर्ड जो भी होता है ये भी क्या होता है? आपका कंठ के द्वारा इसका उच्चारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? जो काटना शब्द है इसका तत्सम आप बताइए, तत्सम बताना है। कर्तन, काटन, कर्तन या कटित? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। इसका राइट जवाब ऑप्शन सी आपका कर्तन बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यानी जो बात परंपरा से चली हुई आ रही है, यानी परंपरा मतलब जो पुरानी परिपाटी पर आ रही है, जो दादा परदादा के समय से आ रही है, उसके लिए एक बात क्या होता है? प्रतिश्रुति, ब्याज श्रुति, अनुलोम या अनुश्रुति? देखिए उसके लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका अनुश्रुति। ठीक है, अनुश्रुति जो होता है क्या? वो बहुत परंपरा से चली आ रही बात होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल, निम्न में अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। यानी जो अरुण है इसका समानार्थी आपको बताना है। सूर्य, कुमकुम, सूर्य का सारथी या तरुण? तो अरुण का जो अर्थ क्या होता है? आपका सूर्य ही होता है, तो सूर्य का जो पर्यायवाची भी इसमें दिया है, सूर्य, कुमकुम, सारथी, यह तीनों हो जाएगा, लेकिन तरुण जो है यही आपका पर्यायवाची नहीं है। तरुण मतलब क्या होता है? युवा। ठीक है, युवा शब्द जो होता है, जो लड़के नवयुवक जो होते हैं जिनको 18 से 25 साल के बीच में काउंट किया, वो क्या कहते हैं? युवा के रूप में गिने जाते हैं। तरुण जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यही आपका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट सवाल के साथ हाजिर हूँ। दूसरा सवाल देखिए, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? ये जो वृषभानुजा है किस शब्द का समानार्थी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आशा करता हूँ इसमें आप फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में तो आता है, लेकिन आपसे गलत भी करवाता है। वैल, राधा, कृष्णा या सीता? एक अलंकार में पूछा जाता है कि वृषभानुजा वे हलधर के वीर, वो तो अलग है अलंकार में, लेकिन यहाँ वृषभानुजा का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राधा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो राधा जी हैं उनके लिए वृषभानुजा का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए,
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा या संबल। स्त्रीलिंग आपको बताना है कि वह कौन सा नहीं है। तो जो यहाँ संबल है, आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब बनेगा, जो आपका पुल्लिंग है। बाकी भिक्षा, योजना बनाई गई, ठीक है। यामा जो क्या महादेवी वर्मा की कृति है, वो भी यामा उनके काउंट किया जाएगा। भिक्षा दीजिए यानी भिक्षा दी गई, ठीक है, तो वो भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन संबल शब्द आपका पुल्लिंग में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, दुगुना, तिगुना, चौगुना शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? यानी जो भी शब्द है दोगुना ही बोलते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, इसमें विशेषण आपको बताना है। और इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि विशेषण आपके थोड़ा कन्फ्यूजन चैप्टर होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो एक एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए, जब भी कहे कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, 20 गुना, 50,000 गुना, तो आप किसके साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। या आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, यानी गुना में ही प्रयोग होता है, जो आवृत्ति के साथ जैसे स्क्वायर के रूप में प्रयोग इसका होता है। ऑप्शन बी आपका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, श्याम ने पत्र लिखा किस काल का उदाहरण है? यानी यहाँ आपसे काल पूछा गया है, किसमें? कि श्याम ने पत्र लिखा। भविष्य, वर्तमान, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए, श्याम ने क्या किया है? पत्र को लिख चुका है, यानी काम को पूरा कर चुका है, पत्र लिख चुका है। या किस में आएगा? आपका सामान्य भूतकाल में आएगा। यानी वह श्याम ने पत्र लिखा, वह सामान्य भूतकाल में काउंट किया जाता है। जानते हैं काल के आपके 3 रूप होते हैं, वो सबको पता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। नेक्स्ट, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। देखिए, जहां भी आपसे पूछे कि लिंग, वचन, कारक का परिवर्तन नहीं होता है, आप ऑप्शन नंबर डी अव्यय के साथ जाइएगा, लॉक कर दीजिएगा, यही आपका राइट जवाब बनेगा। संज्ञा में तो नाम परिवर्तन होता ही है, लिंग भी होता है, सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है, लेकिन अव्यय जो शब्द है इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी आप लगा के चले आइएगा, आप एकदम 1 नंबर सही कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अफसोस मैं नहीं जा सका, अव्यय का प्रकार बताइए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, तो आप बोलते हैं कि अफसोस मैं नहीं जा सका। यानी आप क्या व्यक्त कर रहे हैं? आप वहाँ पे शोक व्यक्त कर रहे हैं, आप शोक को महसूस कर रहे हैं कि काश मैं चला गया होता। तो क्या है? शोक सूचक जो है आपका अव्यय है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना पड़ेगा, शोक सूचक। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? एक एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बहुत ध्यान के साथ चलना है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। आप एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न को लेकर आने के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट में अवश्य करिएगा आपकी वीडियो कैसा लगा। अभी तो चलिए क्वेश्चन अभी और है, तो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट अभी सवाल पे आते हैं। चलिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन देखिए, अदिति, अयोगात्मक, अज्ञान या अक्लमंदी। देखिए, अदिति जो शब्द है इसमें अ हटा देंगे तो क्या बनेगा? द्वितीय, यानी इसमें प्रयोग हुआ है। अयोगात्मक में अ हटा देंगे तो योगात्मक, यानी इसमें प्रयोग हुआ। अज्ञान में ज्ञान जो है आपका मूल शब्द होता है, इसमें भी अ उपसर्ग जो लगा है तो अज्ञान बन गया। लेकिन अक्लमंदी में आपका अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ शुद्ध अशुद्ध आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या दही खटाई है। जब भी आप बात करते हो दही की, तो दही कैसा शब्द होता है? दही आपका पुल्लिंग शब्द होता है। इतना बात को आप याद रखिएगा, दही कैसा होता है? पुल्लिंग होता है। और पुल्लिंग के साथ क्या होता है? खट्टा प्रयोग होगा। यानी दही कैसा है? खट्टा है। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करना पड़ेगा। दही खट्टी है गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग में जा रहा है। दही खटास है ये भी नहीं होता है। दही खटाई है ये भी नहीं होता है। ऑप्शन बी दही खट्टा है आपका बिल्कुल राइट जवाब। 1 नंबर और अपना नोट कर लीजिए। चलिए अगला, नेक्स्ट, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है। तो अलंकार बताएंगे, यमक, अनुप्रास, श्लेष या विप्रा। यहाँ पे आ की मात्रा विप्रा अलंकार हो जाएगा। तो कौन सा इसका राइट जवाब? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट जवाब, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जिस भी वर्ण में, ठीक है, अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो क्या होगा? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखिए, मुदित में म वर्ण, महीपति में म वर्ण, मंदिर में म वर्ण,
ठीक है। और इसमें देखिए सौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी म और सौ दो वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसके साथ आपको अनुप्रास अलंकार लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है कहलाता है। यानी जो भाषा होती है उसमें शब्द और अर्थ की दृष्टि से कौन सा सौंदर्य उत्पन्न करता है? छंद करता है, रस करता है, अलंकार करता है या मुहावरा करता है? जब आप बात करते हो सौंदर्य की तो आप सौंदर्य के साथ जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अलंकार होता है। अलंकार का अर्थ ही होता है सौंदर्य, गहना, जो इसका आभूषण भी होता है। काव्य की आभूषण जो है अलंकार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनता है। नेक्स्ट सवाल चलिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यानी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, इसमें आपको संज्ञा बताना है। जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी आप स्वतंत्रता की बात करते हो तो आप पाते हो कि यह क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, भाव व्यक्त हो रहा है कि स्वतंत्रता मतलब आज़ादी हमको मिल गई। भारत की आज़ादी मिलने में बहुत क्रांतिकारियों का योगदान है। आप सब लोग जानते हैं, इतिहास पढ़े होंगे। ऑप्शन बी राइट जवाब। नेक्स्ट चलिए, यह इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो आप नोट कर ही करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ेंगे। उसे नहीं होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दिया गया है। मुहावरा कौन सा है? पर निकलना, ठीक है। या पर निकलना मुहावरा है तो इसका अर्थ आपको बताना है। घायल हो जाना, पराधीन हो जाना, स्वच्छंद हो जाना या दूसरों का हो जाना। पर निकलना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका स्वच्छंद हो जाना, यानी अपने आप पर हो जाना, ठीक है। यानी स्वयं नहीं होता है कि अपने पैर पर खड़ा हो गया, मतलब अपने हिसाब से अपना काम करना। आपका स्वच्छंद मतलब आज़ाद हो जाना। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे। अगला सवाल, सर्वरी किसका पर्यायवाची है? जो सर्वरी है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। शारदा, लक्ष्मी, रात्रि या बिजली। देखिए, सर्वरी जो है किसका हो जाएगा पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर सी रात्रि का पर्यायवाची होता है। विभावरी होता है, निशावरी होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? यानी कर्मधारय समास आपको बताना है। अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा या सुख दुख। देखिए, इसका जो राइट आंसर बनेगा, कर्मधारय समास क्या कहता है कि पहला पद हमको विशेषण चाहिए, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो क्या कर्मधारय समास में काउंट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, अंधकूप, यानी कूप मतलब कुआं। कुआं कैसा है? अंधेरा है। विशेषता बता रहा है ना, कुआं कैसा है? अंधेरा है। यही आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए अंधकूप हो जाएगा। गृह प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश, यानी गृह में प्रवेश, यहाँ तत्पुरुष हो जाएगा। तिरंगा, तीन रंगों वाला तिरंगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास। और सुख दुख ये आपका द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब, इसमें आपका कर्मधारय समास है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? महाशय में तो आपको स्वर संधि है, ये तो बता दिया गया है, लेकिन कौन सी है ये भी आपको पहचानना है। दीर्घ, यण, गुण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी आप बात करते हो महाशय शब्द की, आप क्या पाते हो? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या कहता है? जिस किसी भी शब्द के बीच में आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो क्या होता है? आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। यह बात आप नोट कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला सवाल, यह पहाड़ कितना विशालकाय है? रेखांकित का विलोम बताइए। यानी जो विशालकाय है इसका आपको विलोम बताना है, क्या होगा? बड़ा, विप, शासित या लघुकाय। तो आप जानते हैं विशालकाय क्या होगा? ऑप्शन डी लघुकाय। विशाल मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। नेक्स्ट, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। यानी जो गंगा का उद्गम स्थान है उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोलते हैं? गंगानगर, गंगाधाम, उत्तराखंड या गंगोत्री। इसका जो है जवाब ऑप्शन नंबर डी होता है गंगोत्री शब्द। गंगा की उत्पत्ति आपकी गंगोत्री से हुई है, यही इसका राइट जवाब है। करंट अफेयर्स में भी और इतिहास में भी इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? यानी जिसका जोड़ा जो आपको बताना है इनमें कि जो एक दूसरे का भिन्न अर्थ देने वाला होता है। अभिनय, नाटक, यह बिल्कुल सही है। अवधि यह भी गलत है, यही गलत है। अवधि मतलब एक तो समय होता है और एक अवधि, यहाँ दोनों ही हो गया। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहेगी, छोटी ई की मात्रा नहीं रहेगी, बड़ी ई की मात्रा रहेगी। एक अवधि मतलब क्या होता है? भाषा होती है। अनुचर, नौकर, यह सही है। आदि अंत ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी आप पाते हो कि यही आपका जोड़ा जो है भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब बन जाएगा। चलिए अगला देखिए,
गुण गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ना, या अपनी हानि करके मौज उड़ाना। नहीं आप कहते आप तो गुण गोबर कर दिए, यानी बना बनाया काम भी आप बिगाड़ दिए। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा, गुण गोबर कर देना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग बताना है। जोगी, अमावस्या, वक्तरी या नर्मदा। देखिए जब भी आप करते हो अमावस्या, वक्तरी, नर्मदा, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। लेकिन योगी क्या है आपका पुल्लिंग शब्द, जोगी आया है, नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब बनेगा। अगला सवाल देखिए, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न में किस क्रिया का उदाहरण है? आपसे क्रिया बताना है। संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, द्विकर्म क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। उसने क्या किया? नहाकर भोजन किया, यानी सबसे पहले वह स्नान किया, उसके बाद भोजन किया। तो क्या है नहाकर जो है क्या आपका पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी एक क्रिया खत्म करके आप दूसरी क्रिया जब करते हैं तो पहले वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट जवाब बनेगा। अगला सवाल चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? यानी आपको बताना है कि जो छंद होता है उसका प्रथम और अंतिम शब्द दोनों ही समान होता है। किस छंद में? हरिगीतिका में, कुंडलिया में, इंद्रवज्र में या वसंत तिलका में? किसमें होता है? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका कुंडलिया में। देखिए कुंडलिया वह छंद है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसमें दोहा और रोला के मेल से बनता है। किसके? दोहा और रोला के मेल से कुंडलिया बनता है, यह भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। जिस शब्द से छंद शुरू होता है उसी शब्द पर यह समाप्त भी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब बनेगा। और यह रहा आज का आखिरी सवाल। आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? यानी आल्हा जो छंद है इसमें आपको मात्रा बतानी है और इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि इसका राइट जवाब क्या बनेगा, ठीक है। कमेंट में और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अगर कम भी आता है तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हूँ, इतना क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि एग्जाम में आप सिलेक्शन लेकर ही आओगे। एग्जाम हाल से बाहर हंसते हुए निकलोगे, क्योंकि सारा प्रश्न आपका पढ़ाया हुआ यहीं से मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। डेली इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।